तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स है ना। तो चलिए मैं हेडिंग डाल देता हूं कि प्रॉपर्टीज हैं ये, सिंपली क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की प्रॉपर्टीज कही है, फिर इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स। तो जैसे पहली है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है आप सभी को पता है, रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर। पहली बात तो यह है कि किससे डिनोट करेंगे हम, आर से। अच्छा होता क्या है, ये होता है अपोज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, या फिर चार्ज आप कहें तो करंट को बहने से रोकना, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। रेजिस्ट करना, किसी चीज को रोकना। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में अगर हम बात करते हैं इसकी, कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में हम बात करते हैं तो चार्ज के बहने को रोकना, आयंस के फ्लो को रोकना, करंट के फ्लो को रोकना। तो करंट जो फ्लो होता है उसको अपोज करना क्या होता है, रेजिस्टेंस। क्लियर, किससे डिनोट करता है, आर से। अच्छा आपने ओहम्स लॉ पढ़ी थी, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से आर निकाल लेते हैं हम, V बाई में आई। V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और I की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को दूसरा नाम होता है ओहम, ये सिंबल होता है। तो बोलते क्या है, ओहम, और सिंबल क्या होता है, ये। क्लियर है। तो ये होता है रेजिस्टेंस, V बाई आई, रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट, डिनोटेड बाई R, ऐसा यूनिट ओम। क्लियर है। ओम का दूसरा नाम क्या हो सकता है, वोल्ट बाई एम्पियर। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, जो अभी नई टर्म आएगी हमारे पास है, कंडक्टेंस। नेक्स्ट टर्म क्या है, कंडक्टेंस। तो क्या होता है कंडक्टेंस, किससे पहली बार डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल C से। अच्छा होता क्या है, रेसिप्रोकल। क्या होता है, रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। बोलिए क्या समझ आता है आपको, कि अगर हम रेजिस्टेंस का अपोजिट कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो वही क्या होता है अपना कंडक्टेंस। मीन C विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1 बाई आर। तो क्या होता है कंडक्टेंस से 1 बाई आर। अच्छा यूनिट क्या हो जाएगी, बोलिए यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, 1 बाई आर, 1 बाई ओहम कह सकते हैं, ओहम इनवर्स, या फिर पर ओहम, क्या कह सकते हैं, पर ओहम, या इसको बोल सकते हैं हम साइमन। इसको क्या बोल सकते हैं, साइमन। और किसे डिनोट करेंगे साइमन को, कैपिटल S से। क्लियर है। तो व्हाट इज कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को बस आप उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, वही कंडक्टेंस होगा। अच्छा तो फॉर्मूला बनेगा क्या, ये 1 बाई आर। अच्छा अब इसकी ऐसा यूनिट कैसे निकालोगे, आप कहेंगे 1 बाई ओम, क्या कह सकते हैं इसको, ओहम इनवर्स, या फिर पर ओहम। उसके बाद पर ओहम का दूसरा नाम क्या है, साइमन। किससे डिनोट करोगे, कैपिटल S से। क्लियर है। अब एग्जांपल के लिए जैसे देखिए, मान लीजिए कि अगर रेजिस्टेंस 20 ओम है, रेजिस्टेंस 20 ओम, तो कंडक्टेंस क्या होगा, बस 1 बाई 20। क्या हो जाएगा, 1 बाई 20। क्लियर। तो ये है यूनिट क्या हो जाएगी, पर ओम। बस ये रिलेशन होता है, मीन्स बस आपको रेसिप्रोकल लेना है। क्लियर कर लेंगे आप। चलिए नोट कीजिए इसको। नोट हो गया है, बहुत अच्छे। चलिए अच्छा नेक्स्ट फैक्टर हम पढ़ते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, साइमन। साइमन का दूसरा नाम क्या है, पर ओहम, या फिर ओहम इनवर्स कहिए। तो नेक्स्ट टर्म इससे होती है, एक पढ़ते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसका दूसरा नाम भी होता है रेजिटिविटी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर कहें रेजिटिविटी, ये आपने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड के अंदर, है नहीं पढ़ा है। चलिए मैं पढ़ा देता हूं। तो 10th के अंदर, या अभी मैं बता देता हूं आपको, 10th में पढ़ा है आपने कि जो रेजिस्टेंस है वो किसी भी कंडक्टर की लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस कंडक्टर का उसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों से मैं क्या बना सकता हूं, कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ द
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर, ये बनता है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अब इनवर्स इस प्रोपोर्शन के साइन को अगर मैं हटाता हूं तो मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा और कोई ना कोई कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करूंगा। तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करता हूँ रो, तो फार्मूला बना R रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। ये क्या है? रो। अच्छा, क्या होती है रो? रेजिटिविटी। यही है अपनी रेजिटिविटी, या फिर इसको आप क्या कहें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिटिविटी? इसको हम बोलते हैं, किसको डिनोट करते हैं? रो से। देखिए एक तो कैपिटल P होता है, अब इसको थोड़ा सा टेढ़ा हम लिख देते हैं, ऐसे ऐसे लिख देते हैं, है ना। ये होती है रो। क्या बोलोगे इसको? रो। किसको रिप्रेजेंट करती है? रेजिटिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब निकालते हैं कि रो होता क्या है। तो देखिए इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला कि रो विल बी इक्वल टू, एरिया इधर आ जाएगा, R इंटू ए बाई एल। बोलिए, R है, ये रो, एरिया इधर गया, L नीचे आ गया, तो रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाई में लेंथ। क्लियर है? बोलिए सही है। ओके, तो ये तो हो जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा रेजिटिविटी का फॉर्मूला। फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे कि रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कीजिए एरिया से, डिवाइड कर दे लेंथ से, बस ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से यूनिट निकाल लेते हैं, रेजिटिविटी की यूनिट निकाल लेते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस की क्या यूनिट होती है? ओम। अच्छा, एरिया की क्या यूनिट होती है? मीटर स्क्वायर। बाई में लेंथ की क्या यूनिट होती है? मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसल, मीन्स क्या यूनिट बची? ओम मीटर। अगर किसकी बात करें हम? ऐसा यूनिट की। अगर किसकी बात करें हम? ऐसा यूनिट की। तो क्या यूनिट बनी? ओम मीटर। क्या बनी? ओम मीटर। क्लियर है? क्या बनी? ओम मीटर। अच्छा, किसके अंदर? SI के अंदर। बट कॉमन यूनिट जो यूज होती है ज़्यादा केसेस के अंदर, ओम और लेंथ की यूनिट है सेंटीमीटर। ठीक है, ओम सेंटीमीटर, ये ज़्यादा यूज होने वाली है। अगर कोई आपसे SI पूछे तो ये बतानी है। जनरली जो यूज होगी हमारे न्यूमेरिकल्स में वो कौन सी होगी? ये वाली यूनिट। क्लियर है? तो नोट कीजिए इसको। वेरी गुड, नोट हो गया है, बहुत अच्छे। तो चलिए अब देखिए रेजिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया। किस तरह से डिनोट करते हैं क्या मैंने बताया। SI यूनिट क्या होती है मैंने बताया। कॉमन यूनिट क्या है वो भी आपने जान लिया। अब हम एक डेफिनेशन इसकी लिखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, रेजिटिविटी की। कैसे? देखिए, इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने एक यहाँ पे एक अजप्शन की है, हमने एक अजप्शन की है कि हमने कंडक्टर की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर मान ली, कंडक्टर का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया। तो अब क्या होगा? अब इस फॉर्मूले में रखें। अब इस फॉर्मूले अगर हम रखते हैं तो रेजिटिविटी इज इक्वल टू R इंटू एरिया ऑफ द कंडक्टर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 सेंटीमीटर, है ना। तो अब इस केस में क्या हुआ? रेजिटिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिटिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। कब है ये केस? ये सिचुएशन कब है? ये सिचुएशन तब है जब लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए, बात समझ आई? फिर से एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं कंडक्टर की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर मान लूँ और कंडक्टर का जो एरिया है वो क्या मान लूँ? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इन दोनों के, अब जब ये सिचुएशन होगी उस टाइम पे अगर फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करें तो रेजिटिविटी की जो न्यूमेरिकली वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी? रेजिस्टेंस के। रेजिटिविटी न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो अब इस केस में हम डिफाइन कर सकते हैं रेजिटिविटी को। और अभी हमारे को समझ आता है कि इसके अंदर जो दूसरा वर्ड हमने लिखा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो क्यों लिखा। यहाँ पे जो कंडीशन वो स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर कंडीशन है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही कंडक्टर को आप बोलोगे, उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को आप क्या बोलोगे? रेजिटिविटी। तो अब सिंपली आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो चलते हैं डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। कि डेफिनेशन क्या होती है कि रेजिस्टेंस ऑफ a conductor whose length is 1 centimeter and area is 1 centimeter square is called रेजिटिविटी। इज कॉल्ड रेजिटिविटी। कि ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस
जिस कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेजिटिविटी। आई होप आपको डेफिनेशन समझ आई है। चलिए वेरी गुड, नोट कीजिए इसको, बहुत अच्छे नोट हो गया। अब देखिए एक कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी तक जो मैंने पढ़ा है उन सब में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए अब जिस कंडक्टर का जो लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी आप वॉल्यूम निकाल के बताएं मेरे को, वॉल्यूम निकाल के बताएं। वेरी गुड, ट्राई कीजिए, निकाल ली। आप कहेंगे सर वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ इंटू एरिया। अच्छा लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर, एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीन्स कितनी आएगी वॉल्यूम? 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखिए दूसरे डेफिनेशन में लिखता हूँ, दूसरी डेफिनेशन भी बन सकती है। क्या डेफिनेशन बनेगी? देखिए कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हुज वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज कॉल्ड। तो चलिए देखिए समझिए इस बात को कि ऐसा कंडक्टर जिसकी वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उसके रेजिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं? रेजिटिविटी। उसके रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेजिटिविटी। मीन्स हमने कोई कंटेनर लिया, जैसे हमने ये कंटेनर लिया, ये हमने कोई कंटेनर लिया, इस कंटेनर की जो लेंथ थी वो हमने ली 1 सेंटीमीटर, इस कंटेनर की जो ब्रेड थी वो भी हमने क्या ली? 1 सेंटीमीटर, और इस कंटेनर की जो हाइट थी वो भी हमने क्या ली? 1 सेंटीमीटर। मीन्स जो एरिया है वो हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो लेंथ बची वो क्या बची? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 1 सेंटीमीटर। तो इसकी जो वॉल्यूम आएगी वो क्या आएगी? 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके अंदर हमने अपना इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, अब इसके अंदर हमने अपना इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर वो भर दिया, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आने वाला है वो किसके इक्वल होगा? रेजिटिविटी के। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आने वाला है वो किसके इक्वल होगा? रेजिटिविटी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये डेफिनेशन लिखवाई है। अभी आप रेजिटिविटी को यही पढ़िए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, उसके रेजिस्टेंस को अगर हम चेक करें तो वो होगा रेजिटिविटी। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम कहते हैं रेजिटिविटी। क्लियर है? नोट कीजिए, बहुत अच्छे, नोट कर लिया है, वेरी गुड। चलिए तो देखिए रेजिटिविटी में इससे ज़्यादा बातें बताने के लिए नहीं है। चलिए एक और बात फिर से मैं बता देता हूँ, क्या कि IUPAC कहता है कि आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बजाय आप वर्ड यूज कीजिए रेजिटिविटी। तो हम आगे अगर बोलेंगे तो क्या बोलें? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिटिविटी, तो आप कहेंगे सर रेजिटिविटी। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा आपका मन करता है बोलने का? बिल्कुल नहीं है, ऐसा हमारे को कहा गया है IUPAC के द्वारा। ठीक है, तो IUPAC ने क्या कहा है कि आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टर्म यूज ना कीजिए, रेजिटिविटी टर्म यूज कीजिए। क्लियर है? तो रेजिटिविटी क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे यूनिट बनती है, मीनिंग क्या है रेजिटिविटी का? तो ओवरऑल जो मीनिंग है रेजिटिविटी का वो क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं रेजिटिविटी। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे दूसरी टर्म की तरफ, जो होता है अपना स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम? कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। अब होता क्या है? अच्छा डिनोट किससे करते हैं? केसी। क्या बोलते हैं इसको? कापा। क्या बोलते हैं इसको? कापा। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी कहिए, बट IUPAC क्या कहता है आप कौन सी टर्म यूज करें? कंडक्टिविटी। क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। के को बोलते क्या है? कापा। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। क्लियर है? अब होता क्या है? कापा इज रेसिप्रोकल। कापा इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिटिविटी। तो क्या है कापा? कापा इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिटिविटी।
मीन्स ये कापा है, कापा मीन्स रेजिटिव कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कापा इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिटिविटी, और रेजिटिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, रो से। तो ये बन गया फॉर्मूला किसका, कापा का। कापा बोले तो कंडक्टिविटी। क्लियर है। अब अच्छा, अब ये बताइए मेरे को एक बार कि ये इसका फॉर्मूला क्या था। इसका फॉर्मूला था सर कापा इज इक्वल टू, ये था आर बाई इंटू एरिया बाई में लेंथ, यही था रेजिटिविटी का फॉर्मूला, यही था आर इंटू ए बाई एल। क्लियर, आर ए बाई में एल। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं क्या, कि एल चला जाएगा ऊपर, एरिया आ जाएगा नीचे, पलट जाएगी टर्म, और ये रहेगा नीचे। तो 1 बाई आर इंटू एल बाई मीन्स कापा इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू एल बाई ए। अच्छा सोच के बताएं कि ये क्या होता है, जल्दी बोले हैं। वेरी गुड, सोच लिया। बोलोगे सर 1 बाई आर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, क्या है ये, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज कंडक्टेंस। तो मीन से कापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू एल बाई ए। देखिए कोई भी कंडक्टर है, कोई भी अगर कंडक्टर है, उसका लेंथ और एरिया तो कांस्टेंट होता है, उसकी लेंथ भी कांस्टेंट होती है, उसका एरिया भी कांस्टेंट होता है। इसीलिए एल बाई ए, किसी भी कंडक्टर के एल बाई ए को हम क्या कह देते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं जी स्टार से। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जी स्टार। जो होता क्या है, सेल कांस्टेंट। क्या होता है, सेल कांस्टेंट। किससे डिनोट करोगे, जी स्टार से। होता क्या है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के लेंथ से एरिया का जो रेशियो है उसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। होता क्या है, लेंथ भी कांस्टेंट होती है, एरिया भी कांस्टेंट होता है। दोनों को रेशियो करके आंसर निकालोगे तो वो क्या आएगा, हमेशा एक सेल के लिए कांस्टेंट, है ना। कोई भी सेल उठा लिया आपने, किसी भी कंडीशन में चेक करें, लेंथ और एरिया तो हमेशा सेम मिल रहा है, इसीलिए इसको हमने कांस्टेंट टर्म दे दिया जी स्टार, जो जिसको क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। क्लियर है। तो एल बाई ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, जी स्टार। दैट इज फॉर्मूला ऑफ कापा, दैट इज फॉर्मूला ऑफ कापा, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। क्लियर है। चलिए नोट कीजिए इसको। वेरी गुड, नोट हो गया है। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा दूसरा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं कंडक्टिविटी का। जिस तरह से हमने रेजिटिविटी की डेफिनेशन लिखी थी, उसी तरह से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी भी। कैसे, इस फॉर्मूले से देखिए, इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो क्या है ये, या इस फॉर्मूले को देखिए, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। कापा इज इक्वल टू 1 बाई आर को लिख देता हूं कंडक्टेंस इनटू लेंथ बाई में एरिया, लेंथ बाई में एरिया। क्या कोई प्रॉब्लम है, बोलिए। मैंने 1 बाई आर को तो रिप्लेस कर दिया सी से, बट एल बाई ए को रखा यूं का यूं, इसका भी कोई रीजन है। देखिए कैसे, अब क्या कह सकते हैं, ये क्या है, कंडक्टेंस। अब इस केस में भी हम क्या मान लेते हैं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मान सकते हैं। अब इस कंडीशन में यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, 1, यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, 1, तो क्या आएगा, कापा इज इक्वल टू सी, कापा इज इक्वल टू सी। मीन्स कंडक्टेंस इक्वल आ गया कंडक्टिविटी के। क्या कह सकते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन दिस कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। कि ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका जो कंडक्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। उसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। तो यहां से हम एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं क्या, कि कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कि ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके कंडक्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। अब फिर से यहाँ पे वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम क्या आएगी, 1 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। फिर से मैं एक और डेफिनेशन इसकी लिख सकता हूँ क्या, कि कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हुज वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अच्छा, ये चीजें विजिबल है क्या आपको, मैंने पहले भी चेक नहीं किया, विजिबल है। वेरी गुड।
तो एक ऐसा कंडक्टर जिसकी वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका कंडक्टेंस ही होता है कंडक्टिविटी। तो दोनों डेफिनेशन मैंने रेजिस्टिविटी के केस में पढ़ाई थी और इसमें पढ़ाते हैं। तो अब ये जो डेफिनेशन मैं लिखता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैं 2 टर्म आपको नेक्स्ट चीज़ें पढ़ाऊंगा वहाँ पे, तो इनको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कंडक्टर जिसका कंडक्टेंस जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है, जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके कंडक्टेंस को अगर मेजर करें तो वो क्या होता है? कंडक्टिविटी। उसी के कंडक्टेंस को हमने नाम दे दिया है कंडक्टिविटी। हमने कंडीशन स्पेसिफाई कर दी, हमने कंडीशन को पर्टिकुलर बना दिया कि लेंथ 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस केस के अंदर जो अब ये कंडक्टेंस आना है वो किसके इक्वल आना है? कंडक्टिविटी के। क्लियर है? तो नोट कीजिए। चलिए, नोट हो गया है। अच्छा, क्या रहता है? बोलोगे सर किससे डिनोट करना है वो बता दिया, बेटर टर्म कौन सी है वो बता दिया, फॉर्मूला क्या है ये बता दिया। अच्छा, यूनिट नहीं बताई, तो चलिए यूनिट देखते हैं। यूनिट हम निकाल लेते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ से यूनिट निकाल लेते हैं। क्या आएगी? 1/r पर ओम, 1/r पर ओम, या फिर साई मैंने बोले, इनटू लेंथ की यूनिट मीटर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, मीन्स क्या आई? पर ओम पर मीटर, मीटर नीचे है तो पर मीटर हो जाएगा, पर ओम पर मीटर, या फिर क्या लिखें इसको? साइमेन पर मीटर। बोले लिख सकता हूँ साइमेन पर मीटर, क्योंकि पर ओम को, ओम इनवर्स को हम क्या बोलते थे? साइमेन। तो मैंने रिप्लेस कर दिया साइमेन पर मीटर। किसमें है? एसआई यूनिट। अच्छा, कॉमन यूनिट कहें तो साइमेन पर सेंटीमीटर, साइमेन पर सेंटीमीटर किसमें? कॉमन यूनिट्स में। तो ज़्यादातर यूज कौन सी होती है? ये वाली। ज़्यादातर यूज कौन सी होती है? ये वाली। बट आपको आंसर कैसे करना है ये आपसे पूछा जाए। अगर आपसे पूछा जाता है एसआई यूनिट तो आपको बताना है साइमन पर मीटर। क्लियर है? तो बस यही था कंडक्टिविटी में बताने के लिए, और कुछ ज़्यादा है नहीं। अब इसका डायग्राम बना के समझाने की नीड नहीं है, क्योंकि मैंने रेजिस्टिविटी को समझाया था। वैसा हम कितना ml ले लेंगे, कितना सेंटीमीटर क्यूब ले लेंगे? 1 सेंटीमीटर क्यूब। किसका? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का। उसका क्या मेजर कर लेंगे? कंडक्टेंस। तो वही क्या हो जाएगी? अपनी कंडक्टिविटी। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए। नोट हो गया है? बहुत अच्छे। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टर्म्स। देखिए ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें तो सिंपल थी, बट ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं इनके कंपैरिजन में। ज़्यादा मतलब, ज़्यादा बोले तो बस थोड़ा सा 1-2 टर्म और इन्वॉल्व हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं हम, मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट अपनी टर्म्स है मोलर कंडक्टिविटी, डिनोटेड बाई लैम्डा एम। क्या है ये? इसको क्या बोलोगे आप? लैम्डा। ठीक है, लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है? तो मोलर कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा एम। क्या बोलोगे? लैम्डा एम। ठीक है, लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है? अब होती क्या है? अब ये क्या होती है, ये हमने इस तरह से बनाया कि अब थोड़ी सी जो कंडीशन है ना, पहले हमने लेंथ और एरिया की कंडीशन बनाई थी, अब हमने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन बना ली। इसको रिलेट कर दिया नंबर ऑफ मोल से, है ना। देखिए वर्ड लगा है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, लिखता हूं मैं कि कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस प्रोड्यूस्ड बाई, कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस प्रोड्यूस्ड बाई 1 मोल ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए कंडक्टेंस ये उस सिचुएशन का कंडक्टेंस है जब हमने इलेक्ट्रोलाइट का कितना मोल लिया है? 1 मोल। तो कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस प्रोड्यूस्ड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन V सेंटीमीटर क्यूब, इन V सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इन V सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट in such
सिचुएशन, इन सच ए कंडीशन या फिर इन सच ए सिचुएशन दैट एरिया ऑफ electrodes is a maximum and length of conductor is a minimum. Length of conductor is a minimum and the whole electrolyte is present in between the electrodes. तो देखिए क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी कि हम क्या करें, हम कुछ इस तरह की सिचुएशन बनाएं कि हम कोई कंटेनर लें। देखिए डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं। हम क्या लें, कोई भी कंटेनर, जैसे हमने मान लीजिए ये कोई कंटेनर लिया, ये हमने कोई कंटेनर लिया। अब इस कंटेनर की इस वाल को हमने इलेक्ट्रोड मान लिया, ये एक इलेक्ट्रोड है, इसको वायर से हमने कनेक्ट कर दिया। ये हमने दूसरी इलेक्ट्रोड मान ली, ठीक है, इसको भी हमने वायर से कनेक्ट कर दिया, तो दो इलेक्ट्रोड होगी। अब इन इलेक्ट्रोड के बीच की जो लेंथ है, ये लेंथ, ये तो क्या हो, मिनिमम। और अब जो इलेक्ट्रोड है, देखिए ये इलेक्ट्रोड, इनका जो एरिया है वो क्या हो, मैक्सिमम। पहली कंडीशन तो हमने ये मानी। अब इस सिचुएशन के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट की 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम भर दी। कितना इलेक्ट्रोलाइट हमने फिल किया, 20 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं, 2 सेंटीमीटर क्यूब नहीं, हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, कोई फिक्स नहीं है। तो हमने लिया 20 सेंटीमीटर क्यूब, कोई भी वॉल्यूम हमने ले ली। और उस वॉल्यूम के अंदर बस कंडीशन क्या है, उस वॉल्यूम के अंदर कंडीशन क्या है कि ये वो जो वॉल्यूम है विल कंटेन 1 मोल, विल कंटेन 1 मोल ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे जो कंडीशन हमने पर्टिकुलर बना दी वो बस यही है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। इस कंटेनर के अंदर कितना इलेक्ट्रोलाइट लिया है, 1 मोल। अब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएट होने से जितने आयंस बनेंगे, उन आयन से जो कंडक्टेंस होगा, उन आयन से जो कंडक्टेंस होगा, उस कंडक्टेंस को ही हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर, कि जितने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन से आयंस बनेंगे, उन आयंस की वजह से कोई ना कोई कंडक्टेंस होगा, और वही कंडक्टेंस इक्वल होगा मोलर कंडक्टिविटी के। बोलिए, बात समझ आई है, क्लियर। आप बोलोगे सर आपने ये जो लिखा है कि एरिया ऑफ ए इलेक्ट्रोड इज मैक्सिमम एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर इज ए मिनिमम, तो इस सेल के अंदर हमने जो इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस है वही लेंथ ऑफ कंडक्टर है, यही तो है कंडक्टर, और ये है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। अब बोला ये तो मैक्सिमम लिया, ये मिनिमम लिया, लेंथ क्या ली हमने, मिनिमम, लेंथ ली हमने मिनिमम। अब बोलोगे सर इसका रीजन क्या है, देखिए हम पढ़ रहे हैं कंडक्टिविटी, हम मेजर कर रहे हैं कंडक्टेंस को। अब हमारे को कोशिश करनी है कि हम ऐसी सिचुएशंस बनाएं कि हमारा कंडक्टेंस मैक्सिमम हो, जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं उतना हो। तो उसी के लिए हमने ये सिचुएशन बनाई है। क्यों, अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड कंडक्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ से तो कंडक्टेंस इनवर्सली होगा। अगर रेजिस्टेंस एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कंडक्टेंस डायरेक्टली होगा। मींस जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा कंडक्टेंस, जितनी कम लेंथ उतना ज़्यादा कंडक्टेंस। क्लियर, तो लेंथ को मिनिमम रखने पर कंडक्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम। एरिया को ज़्यादा रखने पर, एरिया को मैक्सिमम रखने पर कंडक्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम। इस वजह से ये रीजन है हमारा ये सिचुएशन मानने का कि एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड विल बी मैक्सिमम, शुड बी मैक्सिमम एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर विल बी मिनिमम। क्लियर है, मुझे समझ आई डेफिनेशन, वेरी गुड। चलिए डेफिनेशन आपको समझ आ चुकी है। अगर ये नोट करना है किसी को तो नोट कर लीजिए कि ऐसा हमने क्यों लिया।
लिखवा भी देता हूँ कि इन दिस, लिख लीजिए नोट्स के अंदर कि इन दिस सिचुएशन कंडक्टेंस विल बी मैक्सिमम, कि व्हेन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज मैक्सिमम एंड लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड्स या लेंथ ऑफ द कंडक्टर विल बी मिनिमम, देन कंडक्टेंस विल बी मैक्सिमम। क्लियर? तो कंडक्टेंस को मैक्सिमम ही हमारे को बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्टेंस हमारे को लेना है। ये बात समझ आती है आपको? बोलिए, समझ आती है? वेरी गुड। तो मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जब हमने इलेक्ट्रोलाइट की 20 सेंटीमीटर क्यूब कोई वॉल्यूम ली, उस वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल लिया और उस 1 मोल से जितने आयंस बने उन आयंस के कंडक्टेंस को हमने क्या बोला? मोलर कंडक्टिविटी। तो अब इसका डेफिनेशन, इसका हम फॉर्मूला बनाते हैं। डेफिनेशन आपको समझ आ चुकी है, फॉर्मूला हम बताते हैं कैसे बनता है। देखिए मैं लिखता हूं 1 सेंटीमीटर क्यूब के कंडक्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलिए, आप ही लिख दीजिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम हम कंडक्टर की लेते थे तो उस टाइम पे जो कंडक्टेंस होता था वो क्या होता था? आप बोलोगे सर वो होता था कंडक्टिविटी। इसलिए मैं बोलता था कि वो डेफिनेशन आपको समझ आना जरूरी है। एक बार इसको सोचिए आप, क्या मैंने कुछ गलत लिखा है? 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर इलेक्ट्रोलाइट की वॉल्यूम लेते हैं तो उसका जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है? कंडक्टिविटी। वो क्या होता है? कंडक्टिविटी। क्लियर? अब अगर मैं सॉल्यूशन की 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ले लूं तो, अब मैं सॉल्यूशन की 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ले लूं तो अब इसका कंडक्टेंस कैसे निकालोगे आप? अब इसका कंडक्टेंस बोलो कैसे निकालोगे आप? अगर सॉल्यूशन की 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम मैंने ली, अब इसका कंडक्टेंस आप बोलोगे सर 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस अगर कंडक्टिविटी है, के है, तो v का क्या हो जाएगा? के इंटू वी। के इंटू वी। क्या कुछ गलत लिखा है? 1 रुपए की टॉफी के आती है तो 20 रुपए की टॉफी कितनी आएंगी? के इंटू वी, है ना। जिसकी निकालनी है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 यूनिट से, 1 की वैल्यू से। तो 1 की वैल्यू क्या थी? के। निकालनी कितने की? वी की, तो वी इंटू के। क्लियर है? बोलिए, बात समझ आई? क्लियर है? अब आप मेरे को ये बताएं कि 20 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम का, अब कंडीशन भी बताते हैं। 20 सेंटीमीटर जो वॉल्यूम है ये कंडक्ट करती है 1 मोल, ये कंटेन करती है 1 मोल। कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर? 1 मोल। देखिए 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 1 मोल, है ना। तो ये 20 सेंटीमीटर क्यूब बन गई सॉल्यूशन की, और इसका जो कंडक्टेंस है अब वो इक्वल आया के इंटू वी के। बट हमारे को पता, हमने एक डेफिनेशन लिखी थी कि 20 सेंटीमीटर क्यूब जिसके अंदर 1 मोल हो, इसके कंडक्टेंस को ही तो हम क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। इसके कंडक्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। मीन्स इसको मैं हटा के क्या लिख सकता हूँ? मोलर कंडक्टिविटी। इसको मैं हटा के क्या लिख सकता हूँ? मोलर कंडक्टिविटी। किसके इक्वल आ गया? के इंटू वी। के किसके इक्वल आ गया? के इंटू वी। बोलिए जल्दी, के इंटू वी। क्लियर है? के इंटू वी। एक बार फिर से देख लीजिए, समझ आता है? बहुत अच्छे। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के कंडक्टेंस को हमने के बोला था, तो 20 सेंटीमीटर को क्या बोलेंगे? के इंटू वी। और 20 सेंटीमीटर क्यूब को डिनोट किससे करते हैं? रिप्रेजेंट किससे करते हैं? मोलर कंडक्टिविटी से। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इंटू वी। के इंटू वी बोलिए, नोट कीजिए। वेरी गुड, एक फॉर्मूला आ चुका है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, तो यहाँ से अब मेरे को आप यूनिट बताएं। अब मेरे को आप यूनिट बताएं कि यूनिट क्या होगी। आप कहेंगे कि सर कापा की जो यूनिट है वो क्या होती है? साइमेन पर मीटर। क्या होती है? साइमेन पर मीटर। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? वॉल्यूम की यूनिट होती है आपको मीटर क्यूब, है ना। ऐसा यूनिट लेंगे तो वॉल्यूम की क्या आएगी? मीटर क्यूब। आप कहेंगे कि मीटर क्यूब से ये -1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा? साइमेन मीटर स्क्वायर। क्या बोलेंगे आप? मोलर कंडक्टिव यूनिट साइमेन मीटर स्क्वायर, यही बोलेंगे आप। बट मैं कहूँगा कि यूनिट गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये यूनिट क्या है? गलत। यहाँ पे आपको यूनिट कैसे याद रखनी है? देखिए, क्या हमने सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम ली है या उस वॉल्यूम की कुछ खास बात भी है? आप बोलेंगे सर उस वॉल्यूम की खास बात है कि उसके अंदर क्या है? 1 मोल। क्या है उसके अंदर? 1 मोल। तो हमारे को क्या भी लगाना पड़ेगा साथ में? 1 मोल। कि इस वॉल्यूम के अंदर 1 मोल भी तो है, तो ये वॉल्यूम है पर मोल। ये जो वॉल्यूम है वो क्या है? पर मोल। तो जो एक्चुअल यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी? साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। क्या यूनिट बनेगी? साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। कॉमन अगर यूनिट लिखे तो
साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कॉमन यूनिट क्या बनेगी? ये कौन सी यूनिट हो जाएगी? एसआई। ये कौन सी यूनिट हो जाएगी? एसआई। ठीक है, एसआई पूछे तो कोई ये बतानी है। कॉमन जो यूनिट यूज होने वाली वो कौन सी है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर है? नोट कीजिए। तो कंडक्टिविटी आपको समझ आया? कंडक्टिविटी आपको समझ आता है? वेरी गुड, समझ आया सर। अच्छा, यूनिट को एक बार फिर से बताता हूं मैं। क्या है? कंडक्टिविटी की यूनिट है साइमन पर मीटर, वॉल्यूम की यूनिट है मीटर क्यूब। बट ये वॉल्यूम के अंदर एक मोल भी है, इसलिए हम कहेंगे मीटर क्यूब पर मोल, है ना। ऐसी वॉल्यूम है ये, ऐसी मीटर क्यूब है जिसके अंदर एक मोल है। तो मीटर क्यूब से पर मीटर कटा, मीटर स्क्वायर रहता है, नीचे मोल था तो पर मोल, तो साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। एसआई मीटर को अगर हम कॉमन यूनिट में ले तो सेंटीमीटर, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर है? नोट कीजिए। बहुत अच्छे नोट हो गया है। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं एक नया फॉर्मूला, किसका? कापा का। काफ़ी स्लो में करवा रहा हूँ इस टॉपिक को, क्योंकि काफ़ी पजलिंग रहती है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है ना, मोलर कंडक्टिविटी क्या है। तो बहुत स्लो में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वीडियो अगर लंबी लगे तो आप 2 बार में देख लीजिएगा, ठीक है। बट मैं आपको काफ़ी इस तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आए, कंसेप्ट क्लियर हो। तो अब देखिए, नया डेफिनेशन, नया फॉर्मूला हम बनाते हैं मोलर कंडक्टिविटी का। क्या? हमारे को पता है कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाई में वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। लीटर में रखते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते। अब अगर इसको मिलीलीटर में रख दिया तो यहाँ पे लगा देते थे हम 1000। बोलिए, क्या ये मैंने आपको पढ़ा रखी है? बोलोगे सर आपने सेकंड यूनिट कंसंट्रेशन टर्म्स में के अंदर ही आपने पढ़ा था। अब इस केस में, इस केस के अंदर हमने नंबर ऑफ मोल्स को क्या माना था? 1 मोल। हमने मोलर कंडक्टिविटी को जब स्टडी किया है तो हमने मोल की कंडीशन क्या ली है? 1 मोल की। मोल कितने हैं? 1 मोल। तो अब यहाँ पे मोलरिटी क्या हो जाएगी? मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह 1 रख दूंगा मैं, बाई में v इंटू 1000। बोलिए क्या सही बात है? बोले सही बात है सर। अब यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1000 बाई में मोलरिटी। सही बात है। अब यहाँ पे मिलीलीटर, मिलीलीटर क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। मिलीलीटर किसके इक्वल होता है? सेंटीमीटर क्यूब के। तो v सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हमने निकाला 1000 बाई m। ये बात समझ आई आपको? देखिए एक बार चेक कर लीजिए। चेक कर लिया? मतलब सर मोलरिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। मिलीलीटर में रखेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। क्लियर है ये? अब हमने मोलर कंडक्टिविटी को पढ़ते वक्त इलेक्ट्रोलाइट के कितने मोल लिए थे? 1 मोल। तो फॉर्मूले में रख देंगे 1, ठीक है। तो मोलरिटी क्या है? 1000 बाई में v सेंटीमीटर क्यूब, है ना, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम निकाल ली, इसको इधर ले गए, m को इधर लिया तो 1000 बाई में m, 1000 बाई में m। वॉल्यूम क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 1000 बाई में m। कितनी वॉल्यूम है? v। और देखिए मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो अब इस फॉर्मूले में अगर मैं v का क्या रख दूं? v की कौन सी वैल्यू रख दूं? ये वैल्यू 1000 बाई में m। तो नया फॉर्मूला बन गया मोलर कंडक्टिविटी का। नया फॉर्मूला बन गया मोलर कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे जो मोलरिटी है वो किस में होगी? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर और हाँ जी, हाँ यहाँ पे मोलरिटी किस में होगी? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। पर लीटर मीन्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखो ये लगा रखा हमने 1000। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कंसेप्ट यूज होने वाला है। कई बार यहाँ पे मोलरिटी को हो सकता है मीटर क्यूब में दे दे, वो किस में दे दे? मीटर क्यूब में। तो वहाँ पे फिर हमारे को ये 1000 हटा देना है, वो मैं आपको न्यूमेरिकल की हेल्प से आपको बताऊंगा। क्लियर है? वहीं पे आपको कंसेप्ट समझ आएगा ये। तो चलिए नोट कीजिए, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कापा कंडक्टिविटी 2000 बाई में m। m इज मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। किसमें रखनी? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इसको। समझ आता है आपको? वेरी गुड। तो आपने मोलर कंडक्टिविटी पढ़ ली है, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपने कर लिया है, 2 फॉर्मूले आपने किए। आप पढ़ते हैं नई टर्म, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी,
हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा इक्यू से, लैम्डा इक्यू से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अच्छा, अब होती क्या है कि ये होती है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट, बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ electrolyte, 1 gram equivalent of electrolyte present in V centimeter cube, present in a V centimeter cube of a electrolyte in such conditions, in such a conditions that length of conductor, length of a conductor is minimum and area of conductor, and area of conductor is maximum, and whole electrolyte, and whole electrolyte is present, and whole electrolyte is present in between the electrodes। क्लियर है? बिल्कुल सेम टू सेम है। अब बोल रहा है ये कंडक्टेंस है किसका? आयंस के द्वारा बनाएगा। कितने आयंस? जितने बनाए 1 ग्राम इक्विवेलेंट ने, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया हमने सोल्यूट का, उस 1 ग्राम इक्विवेलेंट से जितने आयंस बने उनके कंडक्टेंस को बोला इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और वो जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट था वो कितनी वॉल्यूम में प्रेजेंट था? 1 सेंटीमीटर क्यूब। और साथ में कंडीशन क्या थी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या थी? मिनिमम। साथ में एरिया ऑफ कंडक्टर क्या था? मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में जो कंडक्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाता है। और सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट किसके बीच में प्रेजेंट है? इलेक्ट्रोड के। जैसे डायग्राम से मैं आपको बता सकता हूँ फिर से, ये मैंने कंटेनर लिया और इसकी इस वॉल को मैंने मान लिया इलेक्ट्रोड, ये भी क्या थी कि इलेक्ट्रोड, इनको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, और इन दोनों वॉल्स के बीच की लेंथ को हमने मान लिया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो कि कैसी है? मिनिमम। ये था एरिया ऑफ द कंडक्टर, जो कि कैसा है? मैक्सिमम, जो कि कैसा है? मैक्सिमम। और यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला उसकी कितनी वॉल्यूम ली? 20 सेंटीमीटर क्यूब। कितना डाला? 20 सेंटीमीटर। खास बात क्या थी कि इसके अंदर ये कंटेन करती है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि इस V सॉल्यूशन, इस V वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के कितनी अमाउंट प्रेजेंट है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो कितना प्रेजेंट है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो अब इस 1 ग्राम इक्विवेलेंट से जितने आयंस प्रोड्यूस होंगे उन आयंस के कंडक्टेंस को क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। फिर से फॉर्मूला बनाते हैं। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब के कंडक्टेंस को, 1 सेंटीमीटर क्यूब के कंडक्टेंस को हमने क्या बोला था? बोलिए क्या बोला था? हमने बोला था कंडक्टिविटी। मीन्स कापा, मीन्स कापा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टेंस होता है वो K है, तो V सेंटीमीटर क्यूब का कितना हो जाएगा? V सेंटीमीटर क्यूब का जो कंडक्टेंस है, जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर K इंटू वी। क्या कहेंगे? K इंटू वी। और जो ये V सेंटीमीटर क्यूब है, ये जो V सेंटीमीटर क्यूब है, ये कौन सी है? जो कंटेन करती है
1 ग्राम इक्विवेलेंट को, जो किसको कंटेन करती है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट को। तो हमने पढ़ा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टेंस वो क्या है, कंडक्टिविटी कापा। तो v सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी, एक वाली इंटू जितने की निकालनी है k इंटू वी। अब बोल रहा है 20 सेंटीमीटर क्यूब जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो, उसके कंडक्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। उसी को हम बोलते हैं लैम्डा EQ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, विल बी इक्वल टू k इंटू वी, विल बी इक्वल टू k इंटू वी। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी बोलिए, हम एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्या हो जाएगी, साइमन मीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, ऐसा यूनिट है, साइमन मीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। और अगर कॉमन हमने निकालनी है तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा, ये विजिबल है आपको जी, विजिबल है, वेरी गुड। तो चलिए नोट कीजिए इसको। तो मैंने दोनों यूनिट आपको बताई, एक्सप्लेन मैंने लास्ट बार में किया था, पिछली बार मोल था, आपकी बार पर ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। क्लियर है, नोट कीजिए। नोट हो गया तो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हम ऐसी सिचुएशन बनाएं कि कंटेनर लें और कंटेनर के अंदर क्या डाल दें, कंटेनर के अंदर डाल दें 1 ग्राम इक्विवेलेंट, कितनी वॉल्यूम के अंदर डिजोल्व है, v वॉल्यूम के अंदर। अब सिचुएशन ऐसी बनाए कि एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड मैक्सिमम, लेंथ ऑफ द कंडक्टर मिनिमम, और सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड के बीच में प्रेजेंट हो। उस टाइम पे अगर हम कंडक्टेंस की वैल्यू निकालें तो कंडक्टेंस की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टर आएगी। उस टाइम पे जो कंडक्टेंस है उसी को हमने बोल दिया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्लियर, फॉर्मूले के तौर पे लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू k इंटू वी। क्लियर, अब नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं हम इसका, जिस तरह से हमने मोलर कंडक्टिविटी का बनाया था। तो चलिए, वीडियो काफी लंबी होने वाली है ये, बट कंसेप्ट भी इतने ही ज़्यादा मैं आपको इसके अंदर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो अभी हमारे को पता है, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट है, तो ग्राम इक्विवेलेंट का कनेक्शन किससे होता है, आप बोलोगे सर ग्राम इक्विवेलेंट का कनेक्शन होता है नॉर्मेलिटी से। किससे होता है, नॉर्मेलिटी से। अच्छा, तो नॉर्मेलिटी हमारे को पता, नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसके अंदर, मिलीलीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, इनटू 1000। ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है नॉर्मेलिटी का, वेरी गुड। अब इस केस के अंदर, अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के अंदर हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को क्या मान रखा है, 1। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को क्या मान रखा है, 1। इसी वजह से नॉर्मेलिटी विल इक्वल टू 1 बाई में v इंटू 1000, 1 बाई में v इंटू 1000। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर है यहाँ पे, सेंटीमीटर क्यूब। तो v सेंटीमीटर को क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई में नॉर्मेलिटी, 1000 डिवाइड बाई में नॉर्मेलिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गई 1000 बाई में नॉर्मेलिटी। क्लियर है, अब इसको रख दो इस फॉर्मूले में, तो लैम्डा इक्विवेलेंट k इंटू वी, इसकी जगह हमने v का ये वैल्यू रख दी k इंटू 1000, ठीक है। और 1000 सॉरी v की वैल्यू क्या रखी है, 1000 बाई n, v की वैल्यू क्या रखी है हमने, 1000 बाई n। तो फॉर्मूला बना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई में नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी किसमें रखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। इस यूनिट के अंदर आपको रखनी है, ऐसा यूनिट देगा तो फिर से हम चेंज करेंगे। क्लियर है, बोलिए क्लियर है, नोट कीजिए इसको। नोट हो गया है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे को पता नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2000, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अब इस केस में कितने माने 1, तो यहाँ पे आ गया 1 बाई में v इंटू 1000। अब v की वैल्यू निकाल ली 1000 बाई में n, इस फॉर्मूले v की जगह वैल्यू पुट कर दी, लैम्डा इक्विवेलेंट को 1000 बाई में n, तो ये अपना बनेगा फाइनल फॉर्मूला। कर लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, अब मैं बस आपको लास्ट फॉर्मूला बताने वाला हूँ, और इस फॉर्मूले के बाद आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। कि अगर क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे, मोलर कंडक्टिविटी पे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे, कंडक्टेंस पे, रेजिस्टेंस पे, इस
इन टर्म्स के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपका आता है तो वो आपसे छूटेगा नहीं। बस लास्ट कंसेप्ट ये है, रिलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बोलिए क्या है? रिलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्लियर है? अब क्या रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में? रिलेशन होता है, तो क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इनटू एन फैक्टर। क्या रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इनटू एन फैक्टर। यहाँ पे जो एन फैक्टर है वो क्या हो सकता है? देखिए जनरली हम किसी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं साल्ट के सॉल्यूशन, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर साल्ट है ये, अगर इलेक्ट्रोलाइट साल्ट है तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एन फैक्टर इज इक्वल टू साल्ट के केस में टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, या तो टोटल चार्ज जितना कैटायन पे है 6 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव वो ले लीजिए, या फिर एनायन का ले लीजिए, क्योंकि दोनों का चार्ज इक्वल होता है, जितना कैटायन पे मिलेगा उतना एनायन। टोटल चार्ज एक कैटायन का नहीं, सारे कैटायन का मिला के। क्लियर? न्यूमेरिकल्स में आपको समझ आएगा। तो जितना चार्ज कैटायन पे है या फिर जितना चार्ज एनायन पे, उसकी वैल्यू को आप ले लीजिए, वही होगा एन फैक्टर। अगर साल्ट है इलेक्ट्रोलाइट, अगर अपना जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एसिड है, तो क्या देखेंगे आप कि इक्वल टू एन फैक्टर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस्ड, कि उस एसिड ने जितने नंबर ऑफ एच पॉजिटिव प्रोड्यूस किए, मतलब बेसिसिटी, हम इसको क्या कह सकते हैं, एसिड की बेसिसिटी, है ना। जो एसिड की बेसिसिटी मीन्स जितने एच पॉजिटिव उसने प्रोड्यूस किए हैं उसके इक्वल हो जाएगा एन फैक्टर। और अगर अपना इलेक्ट्रोलाइट क्या है, बेस, अगर अपना इलेक्ट्रोलाइट क्या है, बेस, तो इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड बाय बेस, या इसी को हम बोल सकते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस, कौन सी एसिडिटी? ये वाली नहीं है, एसिडिटी नंबर ऑफ OH नेगेटिव प्रोड्यूस्ड बाय बेस। क्लियर है? तो ये होता है एन फैक्टर। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला, देखिए आपके लिए बस ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, बट आप बोलोगे सर वो बताइए कि आया कैसे, बना कैसे। तो चलिए देखते हैं। अब इसके लिए मैंने आपको सॉल्यूशन स्टेट के अंदर एक इक्वेशन करवाई थी, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो हमने क्या पढ़ा था, मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू एन फैक्टर। बोलिए क्या ये इक्वेशन हमने पढ़ा था? जल्दी बोलिए, क्या आपने इक्वेशन पढ़ी है कहीं? मैंने सॉल्यूशन यूनिट के अंदर एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी इनटू एन फैक्टर। इट मीन्स इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको ड्राइव करते हैं। देखिए अब किसी का फॉर्मूला ले लीजिए आप, हमने ले लिया मोलर कंडक्टिविटी का। हमने किसका ले लिया? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाई में आर नहीं है, ये कापा है, अच्छा, मोलैरिटी। क्या होता है फॉर्मूला? सभी को पता है कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाई में एम। अब एम की वैल्यू क्या रख दें? देखिए मोलैरिटी की वैल्यू ये रख देते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो क्या बना? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000, और एम की जगह क्या रखें? नॉर्मेलिटी इंटू एन फैक्टर। क्या रखें? नॉर्मेलिटी इंटू एन फैक्टर। बोलिए सही है? वेरी गुड। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देते हैं, कापा इंटू 1000 डिवाइड बाई में नॉर्मेलिटी इंटू 1 बाई में एन फैक्टर। लिख सकता हूँ मैं इसको, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई 1 बाई में एन फैक्टर लिख सकता हूँ। अच्छा ये क्या होती है? जल्दी बताएं एक बार। वेरी गुड। क्या होती है ये? जल्दी बोलिए क्या होती है? आप बोलोगे सर यही तो होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यही तो होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो रख देते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू देखिए ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिवाइड बाई में एन फैक्टर, डिवाइड बाई में एन फैक्टर। और लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इंटू एन फैक्टर, इंटू। जल्दी बोलिए, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिवाइड बाई में एन फैक्टर।
तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कहाँ पे, एन फैक्टर जहाँ पे क्या है, ये वाला साल्ट एसिड बेस के लिए। क्लियर है, नोट कीजिए। चलिए नोट हो गया है, नोट हो गया है, बहुत अच्छे। तो क्या आपको रिलेशन समझ आया है? फिर से बताता हूँ, हमने सॉल्यूशन यूनिट के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था, मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू एन फैक्टर। वहाँ से हमने मोलरिटी की बस वैल्यू को देखा और सिंपली मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखा कि कापा इंटू 1000 बाई में एम की वैल्यू रख दी एन इंटू नॉर्मेलिटी इंटू एन फैक्टर, तो ये वैल्यू रख दी। थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दिया, कापा इंटू 1000 बाई में एन को साथ लिखा, इंटू 1 बाई एन फैक्टर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसको देखा कि यही क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो यहाँ से बना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बाई में एन फैक्टर, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में एन फैक्टर। यहाँ से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वैल्यू निकाली, इसको इधर भेजा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी टू मोलर कंडक्टिविटी टू एन फैक्टर। बोलिए समझ आता है? बोले सर समझ आता है। अब ये मत बोल देना समझ नहीं आया, ठीक है? अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देखें, स्लो करके देखें, फास्ट करके देखें, जैसा आपका मन करे। अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल्स पे। अभी ये कंसेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल्स पे। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो चलिए स्टूडेंट, हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। अभी तक हमने सारा जो थ्योरेटिकल पार्ट वो किया है, फॉर्मूले हमने ड्राइव कर लिए हैं, अब उनको अप्लाई करते हैं, क्योंकि फॉर्मूले लर्न होते हैं तभी जब हम उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ टाइप्स के न्यूमेरिकल्स मैंने आपकी बोर्ड के ऊपर लिख रखे हैं, तो चलिए इनको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, आप स्टडी कीजिए, इसकी रीड आउट कीजिए इसकी स्टेटमेंट को। 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ए साल्ट प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स 2 cm apart and of area cross section 4 cm square has a resistance of 25 ohm. Calculate lambda equivalent. तो नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन दे रखी है, आपने रीड आउट कर लिया है, वेरी गुड, रीड आउट कर लीजिए, बहुत अच्छे। तो मीन्स हमारे को नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन दे दी 0.5 नॉर्मल, 2 प्लेटिन, अच्छा 2 सेंटीमीटर अपार्ट, 2 सेंटीमीटर अपार्ट का मतलब क्या, लेंथ दे दी 2 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड। अब बोलता है रेजिस्टेंस दे दिया 25 ओम, बोलता है कैलकुलेट लैम्डा इक्विवेलेंट, लैम्डा इक्विवेलेंट इसको कैलकुलेट करना। तो देखते हैं किस कैसे आएगी, इसका फॉर्मूला हमारे को याद है, कापा इंटू 1000 बाई में एन, यही है। अब देखते हैं, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मेलिटी चाहिए है, लैम्डा क्या कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी नहीं है, तो कंडक्टिविटी निकालते हैं। कंडक्टिविटी कैसे निकलेगी, कापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू जी स्टार सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस क्या होता है 1 बाई आर, और जी सेल कांस्टेंट क्या होता है L बाई ए। तो निकालो 1 बाई आर, आर दे रखा है 25, तो 1 बाई में 25 इंटू लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, एरिया कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से 2 गया, ये आता है कितना, कापा 1 बाई में 50, कापा कितना आ गया 1 बाई में 50। क्लियर है? उसके बाद अच्छा, तो लैम्डा इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, कापा कितना आ गया 1 बाई में 50 इंटू 1000। नॉर्मेलिटी कितनी है, नॉर्मेलिटी है 0.5, नॉर्मेलिटी कितनी है 0.5। कैलकुलेट कर लोगे, बोलो कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर कितना आएगा 40। ठीक है, चलिए सिंपल न्यूमेरिकल था, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। 4 चीज़ें दी हैं, एक चीज़ पूछी, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखते देखा नॉर्मेलिटी तो है, सिर्फ कापा चाहिए, कापा निकाला, कापा का फॉर्मूला आया था C इंटू जी। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1 बाई आर। जी स्टार क्या होता है L बाई ए, L2 4 25, कैलकुलेट करके कापा निकाल दिया, कापा को इस फॉर्मूले में रख दिया 1 बाई 50,000 बाई 0.5 कर लो कैलकुलेट, वेरी गुड। चलिए नोट कर लीजिए इसको, आंसर खुद से कैलकुलेट करना आपको, वेरी गुड। उसके बाद अच्छा सेकंड न्यूमेरिकल स्टडी कीजिए, तब तक सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट कीजिए, जल्दी कीजिए, वेरी गुड, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी है आज। कर लिया, वेरी गुड। देखिए तो 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन हैज रेजिस्टेंस 5.55 इंटू 10⁻³ ओम एंड डायमीटर 1 सेंटीमीटर, लेंथ 50 सेंटीमीटर। रेजिस्टिविटी निकालनी है, कापा निकालना है एंड मोलर कंडक्टिविटी निकालना। अच्छा न्यूमेरिकल है। देखिए क्या क्या दे रखा है, मोलरिटी दे रखा है, मोलरिटी इज इक्वल टू 0.05 मोलर, ठीक है। रेजिस्टेंस दे रखा है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम एंड डायमीटर 1 सेंटीमीटर, लेंथ
50 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, रेजिस्टिविटी। सबसे पहले निकालते हैं रेजिस्टिविटी। देखिए रीड आउट कर लीजिए, रीड आउट हो गया है, वेरी गुड। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है आपको पता है, रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाई में लेंथ। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जल्दी बोलिए, रेजिस्टेंस कितना, ये रहा 5.55 इंटू एरिया। अच्छा एरिया नहीं तो एरिया निकाल लेते हैं हम। एरिया क्या होता है कॉलम का, देखिए डायमीटर गिवन है। डायमीटर गिवन का मतलब क्या है, ये इनडायरेक्टली हमारे को हिंट दे रहा है कि जो सॉल्यूशन है वो कोई रेक्टेंगल वगैरह ना होके आपकी बार क्या है, या तो सर्कुलर है या फिर कॉलमनर है। कॉलमनर मीन्स समझते हैं ना, कि जैसे हम लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो जनरली हम उसको कॉलम मानते हैं। तो मीन्स यहाँ पे कॉलम वाला एरिया हमारे को लेना पड़ेगा। और कॉलम का जो एरिया होता है वो आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई क्या होता है 22.7 इंटू आर, देखिए रेडियस, यह डायमीटर है। डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.5 का स्क्वायर, सीधा हम लिख देते हैं इस तरह से। तो एरिया अपने पास आ गया, देखिए रेजिस्टेंस था इंटू 10⁻³ ओम, अच्छा इंटू एरिया, एरिया कितना आ गया ये 22.7 इंटू 0.25 है ना, 0.25 बाई में लेंथ। लेंथ कितनी है, लेंथ है 50 सेंटीमीटर, लेंथ है 50 सेंटीमीटर। देखिए थोड़ा सा दोबारा से मैं लिखता हूँ, इसको नीचे लिख देता हूँ। तो ये आ गई अपने पास रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारे पास ये रहा 5.5 इंटू 10⁻³। उसके बाद हमारे को चाहिए है एरिया। एरिया ये रहा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं 0.25 बाई में लेंथ। लेंथ कितनी है, लेंथ 50 सेंटीमीटर। लेंथ आ गई अपने पास 50 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ये आ गई। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे तो किसकी वैल्यू आ गई, रेजिस्टिविटी की। तो पहली जो हमारे से पूछी थी रेजिस्टिविटी। उसके बाद पूछा है कंडक्टिविटी। अब आपको पता है कंडक्टिविटी क्या होती है, कापा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। बस इसकी वैल्यू हो जाएगी ये 5.55 इंटू 10⁻23 इंटू 22 इंटू 0.25 डिवाइड बाई में 7 इंटू 50। कैलकुलेट कर सकते हो आप, है ना, कैलकुलेशन तो कर सकते हो आप, कोई बात नहीं है। उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकलती है आपको पता है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाई मोलरिटी। कापा इंटू 1000 बाई मोलरिटी, है ना। अच्छा इसमें क्या किया, मोलरिटी की नहीं, ये रही मोलरिटी। बस कैसे आ जाएगी, देख कापा की वैल्यू ये रही, कापा की वैल्यू ये रही, लिख देता हूँ मैं। चल इसको सोल्व करता हूँ थोड़ा सा मैं। देखिए ये टर्म है ये अपोजिट हो जाएगी, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये आ जाएगी 7 इंटू 50 डिवाइड बाई में 5.55 इंटू 10⁻23 इंटू 22 इंटू 0.25। क्लियर है, इंटू ये 1000 बाई में मोलरिटी। मोलरिटी कितनी है 0.05, मोलरिटी है 0.05। क्लियर है, तो आप सोल्व खुद से कर लेंगे। ये रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाई में लेंथ, उसके बाद कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ये आ गया। बस इस टर्म को 1 से डिवाइड कर दो आप। उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी के इंटू 1000 बाई में एम, के की वैल्यू ये आ चुकी है। इसको मैंने थोड़ा सा रिवर्स करके लिख दिया, 7/50 ऊपर चला गया, ये नीचे है, इंटू 1000 बाई में एम मोलरिटी की। क्लियर है, तो सोल्व कर लीजिए, इसको नोट कीजिए। वेरी गुड, नोट हो गया है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल को तब तक स्टडी कीजिए, रीड कीजिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। वेरी गुड। मैं सिर्फ आपको मेथड बता रहा हूँ, कैलकुलेशन मैं आपके लिए खुद से छोड़ रहा हूँ कि आप खुद करें कैलकुलेशन को, ठीक है। चलिए अच्छा नेक्स्ट को पढ़िए। 0.1 मोल लीटर KCl सॉल्यूशन है, हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। मीन्स हमने एक KCl सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलरिटी है 0.1 मोल पर लीटर, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस 100 ओम। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल वहन फिल्ड विद 0.02 KCl सॉल्यूशन, मीन्स हमारे पास एक सेल था, देखिए सेम सेल कह रखा है, मीन्स हमारे पास कोई सेल था, पहले उसके अंदर हमने 0.1 मोल पर लीटर का KCl सॉल्यूशन डाल रखा था जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम था। अब उसी सेल में हमने 0.02 KCl, देखिए मोलरिटी चेंज कर दी, 0.02 KCl सॉल्यूशन डाल दिया। पहले 0.1 था, अब 0.02।
इज 520 ओम और अब रेजिस्टेंस कितना है 520 ओम। कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर केसीएल सॉल्यूशन। यहाँ पे यह आएगा 0.02 मोलर, है ना। सॉल्यूशन इज 520 ओम। कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर केसीएल सॉल्यूशन। इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन इज 1.29 साइमन पर मीटर। तो देखिए केस ये है कि हमने कोई सेल लिया, मान लीजिए ये कोई सेल था, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसके अंदर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है, ठीक है, और उसकी जो मोलैरिटी है, यहाँ पे जो मोलैरिटी M1 मान लेते हैं, कितनी है 0.1 मोल। 0.1 मोलर, मोल्स पर लीटर का मतलब क्या होता है, मोलर, मोलर लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे रेजिस्टेंस था कुछ 100 ओम। बोलिए कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कहता है अब सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोल लोकेशन। अब इसी सेल में देखिए यही सेल यही है, अब मैंने एक चेंज कर दिया। अब यहाँ पे जो डाला वो मैंने डाला सेकेंड, और उसको मान लेते मोलरिटी सेकेंड, ये रही 0.02। दोनों बार कौन सा सॉल्यूशन था, यहाँ पे भी केसीएल है, यहाँ पे भी केसीएल है, बट अब पहले मोलरिटी 0.1 मोल थी, अब मोलरिटी 0.02 कर दी, तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। अब रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे R2 520 ओम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज कहता है फिर वो कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी 0.0 मोलर के। तो इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आपको कैलकुलेट करने को कह रहा है और मोलर कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। जबकि इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल केसीएल सॉल्यूशन, देखिए इस केसीएल सॉल्यूशन की 0.1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन की उसने क्या दे रखी है कंडक्टिविटी, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी दे रखी है 1.29, ठीक है। अच्छा, कहता है ये चीज़ें निकालने को। अब सोचिए एक बार इस न्यूमेरिकल के बारे में, थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपको। वेरी गुड, खुद से सोचिए कैसे करेंगे आप इसको। ये दोनों जो सेल है वो सेम है, जो डायमेंशन इस सेल की है वही डायमेंशन इस सेल की, देखिए बोल रखा है सेम सेल, ये हिंट है इस क्वेश्चन के लिए। वेरी गुड, करिए इसको। ओके, समझ आता है। तो आप कहेंगे सर इसको हम इस तरह से करेंगे कि हमारे को इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालनी है, K2 निकालना हमारे को ना। इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को K2 मान लेते हैं और इसको K1 मान लेते हैं। तो K2 निकालना है हमारे को, साथ में निकालना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, ठीक है। देखते हैं इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, कंडक्टेंस इनटू G स्टार, है ना, कंडक्टेंस इनटू G स्टार, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था कंडक्टिविटी का। बोलिए सही है, बोलोगे सर सही है, वेरी गुड। तो अब ये इसके लिए कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस का हमारे को पता है कि सर 1 रेजिस्टेंस 1/R, ये होता आपको पता है कंडक्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या रेजिस्टेंस है K2 का, ये रहा R2, तो R2 तो है, लिख लेते हैं R2 ही लिख लेते हैं, R2 तो है। अगर कहीं से G स्टार मिल जाए तो बात बन जाए। बोलिए क्या मैं सही बोल रहा हूँ, अगर कहीं से G स्टार मिल जाए, सेल कांस्टेंट मिल जाए तो बात बन जाए। अब बोला है सेम सेल, मतलब जो यहाँ पे G स्टार है, सेल कांस्टेंट जो यहाँ पे है वही, वो भी यहाँ पर भी वही है, क्लियर है। तो क्या यहाँ पे सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं, बोलिए क्या यहाँ पे सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं, बोलोगे सर निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी दे रखी है। तो यहाँ से सेल कांस्टेंट निकाल लें, बोलो यहाँ से सेल कांस्टेंट निकाल लेते हैं, कैसे आएगा निकालते हैं। K1 विल बी इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ 1 इंटू G स्टार, ओके। कंडक्टेंस ऑफ 1 बाई में R1, सही बात है ना, कंडक्टेंस ऑफ 1 बाई में R1 इंटू G स्टार, बोलिए सही बात है। अच्छा K1 की वैल्यू दे रखी है 1.29 विल बी इक्वल टू 1 बाई R1, R1 की वैल्यू दे रखी है 1 बाई में 100, ठीक है, इंटू G स्टार, इंटू G स्टार, बोलिए सही है क्या, आप बोलोगे सर सही है। अच्छा अब यूनिट थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे यूनिट है साइमन पर मीटर, ओके। और अच्छा और कहीं पे यूनिट का कोई फंडा है क्या, नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे G स्टार की वैल्यू हम निकाले थे, देखिए G स्टार की वैल्यू, G स्टार की वैल्यू आई 1.29 इंटू 100, 1.29 इंटू 100 कितना आ जाएगा ये 1.29 पर मीटर, है ना। सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या आती है पर मीटर।
तो जी स्टार की वैल्यू आ गई ये, देखिए मीटर पर मीटर में आई है। अगर इसको मैं सेंटीमीटर में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, 100 डिवाइड बाई 100, तो इसको डिवाइड बाई 100 से कर देता हूँ, तो किस में आ जाएगा, अब आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो ये आ गया 1.29 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में क्यों रखा है बताइए, क्योंकि देखिए मोलरिटी दे रखी है और मोलरिटी में हम जो टर्म्स रखते हैं वो वैल्यू में रखते हैं मिली लीटर में, लीटर का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, तो इस वजह से मैंने इसको इसमें यहाँ पे कन्वर्ट किया है। अब जी स्टार निकल गया है, बस जी स्टार निकल गया तो कल कापा निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा 1/R2। R2 क्या है बोलिए, R2 क्या है, R2 अब कहेंगे सर R2 कहाँ है, R2 520 ओम इंटू जी स्टार क्या है, ये आया 1.29। तो कैलकुलेट आप कर लेंगे, बोलिए कैलकुलेट कर लेंगे आप जी, आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने निकाल दिया कापा। तो यहाँ पे मीन्स कंसेप्ट है सेल कांस्टेंट का, कि उन्होंने सेम सेल बोला था, इन दोनों सेल के जो डायमेंशन है सेम ही सेल है। एक बार बस ये 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन डाल रखा था, एक बार 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन डाला। क्लियर है, तो इन दोनों को हमने अरेंज किया, इन दोनों से हमने देखा कि इन दोनों सेल की जो डायमेंशंस हैं वो बिल्कुल सेम है, इसी वजह से जो सेल कांस्टेंट है वो सेम होगा। तो इसकी कंडक्टिविटी दे रखी थी, इसका रेजिस्टेंस दे रखा था, उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे सेल कांस्टेंट निकाला। वो आया पर मीटर में, बट हमने निकाला पर सेंटीमीटर में। उसको निकाल के फिर हमने कापा 2 की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि सेल कांस्टेंट तो सेम ही रहता है। तो R2 और सेल कांस्टेंट की हेल्प से कापा 2 निकाल दिया। अब निकालना क्या, मोलर कंडक्टिविटी। क्या निकालना, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है आपको पता है, मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, कंडक्टिविटी ऑफ सेकंड इनटू 1000 बाई में मोलरिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। बस निकाल दीजिए, कापा क्या है, यह है 1 बाई में 520 इंटू 1.29, यही आया है। उसके बाद 1000 बाई में मोलरिटी सेकंड क्या थी, M2 0.02 बस इसको कैलकुलेट कर लें आप, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी की। किसकी वैल्यू आ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है, आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आया है। मैं फिर से बताता हूँ कि दो सेल के लिए, एक सेल के लिए दो कंडीशन दे रखी हैं, एक बार इस मोलरिटी वाला है, एक बार इस मोलरिटी वाला। इसका भी रेजिस्टेंस गिवन है, इसका भी रेजिस्टेंस गिवन है, इसकी कंडक्टिविटी गिवन है, इसकी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी निकालने को बोला था। हमने कंडक्टिविटी कैसे निकालें, हमारे को पता लगा कि रेजिस्टेंस चाहिए साथ में सेल कांस्टेंट चाहिए। तो रेजिस्टेंस तो था, सेल कांस्टेंट नहीं था। तो हमने देखा कि दोनों सेल सेम है, सेल कांस्टेंट दोनों के लिए सेम रहेगा। हम यहाँ से सेल कांस्टेंट निकाल लेते हैं, उसको इसमें अप्लाई कर देंगे। बस वही किया, उसमें निकाल के इसमें अप्लाई कर दिया, कंडक्टिविटी निकाल ली, फिर मोलर कंडक्टिविटी निकाल दी। क्लियर है, आई होप आपको समझ आया है। वेरी गुड, चलिए नोट कीजिए, इसको नोट हो गया है। तो ये कुछ बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल थे। अब हम देखते हैं थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और बोर्ड का, और फिर उसके बाद करते हैं कंपटीशन के। चलिए ठीक है, तो इनको इसी आपने नोट कर लिया। तो चलिए स्टूडेंट, हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। और मैंने 3 न्यूमेरिकल्स आपको करवाए थे, अब नेक्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स हैं। जो 3 न्यूमेरिकल्स हैं, 2 न्यूमेरिकल्स हैं कंपटीशन के। ऐसा नहीं है कि 2 ही न्यूमेरिकल्स इन टर्म से आते हैं, बट बाकी जो न्यूमेरिकल्स कंपटीशन में आते हैं वो इंक्लूड करते हैं कोलरोसिस लॉ को। तो कोलरोसिस लॉ के बाद हम बाकी न्यूमेरिकल्स करेंगे कंपटीशन से रिलेटेड। अब के लिए बस ये 2 न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को रीड आउट कीजिए। कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 1 gram of anhydrous BaCl2 in 200 centimeter cube of water has been found to be 0.0058 साइमन पर सेंटीमीटर। कहता है कि कंडक्टिविटी एक ऐसे सॉल्यूशन की जिसके अंदर 1 ग्राम एनहाइड्रस BaCl2 डिजोल्व किया गया 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। ठीक है, मीन्स हमारे को वेट ऑफ सोल्यूट दे दिया 1 ग्राम, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन ही हम इसको मान लेंगे, क्योंकि 1 ग्राम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कंडक्टिविटी आई कितनी आई, 0.0058 साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट आर द मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। निकालना क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। एटॉमिक वेट बेरियम का ये दे रखा है। तो कंसेप्ट क्या है, 200 मिलीलीटर है जो सॉल्यूशन है, उसके अंदर 1 ग्राम हमने सोल्यूट डाला और फिर कहता है कि कंडक्टिविटी आई इतनी। तो अब आपको निकाला मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी था। कैसे निकालें, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई में m, मीन्स हमारे को क्या चाहिए, मोलरिटी।
क्या चाहिए हमारे को? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कैसे निकलेगी? आपको पता है मोलैरिटी क्या होती है? वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाई में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, डिवाइड बाई में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और अगर 1000 लगाया है तो किस में लगाना पड़ेगा आपको? मिलीलीटर में। किस में लगाना पड़ेगा? मिलीलीटर में। अच्छा, आपको ये फोकस सही है? फोकस सही है, ओके। तो चलिए, तो अब मोलैरिटी इस तरह से निकल जाएगी। ओके, निकालते हैं। मास ऑफ द सॉल्यूशन 1, मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालेंगे आप? BaCl2 है तो बेरियम का 137 को 2 से मल्टीप्लाई करो एंड क्लोरीन को 35.5 से। क्लियर है? तो करते हैं। मोलर मास कितना आएगा? BaCl2 तो 137 प्लस 3570 कितना आ जाएगा? 208, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा ये 208। तो मोलर मास कितना आ गया? 208। उसके बाद 1000 इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? 200 मिलीलीटर। ठीक है, ये आ गया 5। तो मोलैरिटी कितनी आ गई अपनी? 5/208। मोलैरिटी कितनी आ गई? 5/208 कि 5 मोल्स पर 208 लीटर। ठीक है, या फिर 0.5/208 मोल्स पर लीटर। ठीक है, लीटर तो नहीं है, मिलीलीटर है क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में रखा है। तो मोलैरिटी हमने निकाल ली। अब क्या निकालना है? अब हमारे को निकालना है बस मोलर कंडक्टिविटी। निकाल दीजिए। मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कापा 0.0058, ठीक है, इंटू 1000 डिवाइड बाई में मोलैरिटी क्या हो जाएगा? 5 तो आ जाएगा नीचे और ऊपर चला जाएगा 208। चलिए मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। मोलर कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू कापा 0.0058 इंटू 1000 मोलैरिटी। 5/02 को मैं लिखूँगा तो 5 तो रह जाएगा नीचे और 208 आ जाएगा ऊपर। तो ये आ गई हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी। सॉरी, इसको आप कर लेंगे। ठीक है, अब निकालनी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब क्या निकालनी है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो अब क्या करें हम नॉर्मेलिटी निकालें? नहीं, हम पहले नॉर्मेलिटी निकालें, मतलब पहले ग्राम इक्विवेलेंट निकालें, फिर नॉर्मेलिटी निकालें, उसके बाद फिर रखें फॉर्मूला कि 1000 के कापा इंटू 1000 बाई में n। यही तो था ना फॉर्मूला। बट मैंने आपको एक रिलेशन बताया था। क्या रिलेशन था? कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इंटू n फैक्टर, इंटू n फैक्टर। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी हमने निकाली, n फैक्टर अगर मिल जाए तो बात बन जाए। अब n फैक्टर क्या है? कौन सा साल्ट है? BaCl2 है, BaCl2। तो BaCl2 के क्या बनाएगा? Ba2 पॉजिटिव प्लस में 2Cl नेगेटिव। तो n फैक्टर साल्ट के लिए हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि टोटल चार्ज ऑन कैटायन और टोटल चार्ज ऑन एनायन। तो एनायन पे कितना टोटल चार्ज है? 2 नेगेटिव टोटल, है ना। और बेरियम पे कैटायन पे कितना था? 2 पॉजिटिव। तो n फैक्टर हमारे यहाँ पे क्या जाएगा? 2। तो मीन्स सिंपली आ गई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इक्वल टू ये मोलर कंडक्टिविटी 0.0058 इंटू 1000 इंटू 208 इंटू n फैक्टर। n फैक्टर क्या है? 2 डिवाइड बाई में 5, डिवाइड बाई में 5। ये आपका आंसर आ जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। क्लियर है? तो ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था कि हमारे को ये डाटा गिवन था, यहाँ से हमने मोलैरिटी निकाली, मोलैरिटी से मोलर कंडक्टिविटी निकाली, मोलर कंडक्टिविटी से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे? मोलर कंडक्टिविटी इनटू n फैक्टर। क्लियर है? नोट कीजिए जी। तो चलिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि है JEE मेंस 2014। देखिए, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है इसकी एक बार आप स्टेटमेंट रीड आउट कीजिए तो आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ 0.02 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 50 ओम। ठीक है, एक बार सॉल्यूशन किस मोलरिटी का ले रखा? 0.2 और उसका रेजिस्टेंस कितना? 50 ओम। कापा ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.4 साइमन पर मीटर। तो इसी सॉल्यूशन का कापा दे दिया हमारे को। रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर, पहले 0.2 मोलर था, अब 0.5 मोलर है। इज सेम ऑफ सेम उसी इलेक्ट्रोलाइट का इज 280 ओम। तो दूसरी बार रेजिस्टेंस 280 ओम है। अब कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी निकालें ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है साइमन मीटर पर स्क्वायर में मोल में, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में। देखिए, अभी तक जो हमने वैल्यूज निकाली हैं वो वैल्यूज निकाली हैं सेंटीमीटर में, साइमन सेंटीमीटर पर मोल। अब वैल्यू निकालनी है मीटर स्क्वायर में। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूँ, है ना। देखते हैं
आप यूनिट का कन्वर्जन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर नहीं होता तो कमेंट करके आपको बताना है, और हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो अगर होता है तो नो प्रॉब्लम, कमेंट में लिखें कि डन सर, और अगर नहीं होता है तो आप बता दिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, इस यूनिट कन्वर्जन को हमारे को नहीं आता है, हमारे को एक्सप्लेन करो। क्लियर है? बस फंडा क्या है कि यहाँ पे साइमन मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसका मैं हिंट भी दे देता हूँ कि इसमें जब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे तो मोलैरिटी जिस वैल्यूज़ में आप मोलैरिटी की वैल्यू रखते हो उसके बाद थोड़ा सा चेंज करना है आपको, तब आंसर आएगा साइमन पर सेंटीमीटर में, बट आपको निकालना मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर में कैसे निकालोगे वो आपको खुद से देखना है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर को मीटर क्यूब में, लीटर को मीटर क्यूब में। तो हिंट मैंने काफ़ी दे दिया है, अब आपको इसको सोल्व करना है। चलिए इसका आंसर भी बता देता हूँ मैं। इसका आंसर है ये 5 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो आंसर मैंने बता दिया, इसको खुद से सोल्व करना, ठीक है। अगर नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस कमेंट करके लिखें कि सर इसको एक्सप्लेन कर दो किस तरह से यूनिट कन्वर्जन होता है, तो मैं करवा दूंगा। क्लियर है? उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए 0.5 मोलर पर डेसीमीटर सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद kappa इज 5.76 × 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर एट 298 केल्विन, ठीक है। कहता है कि 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखिए जो डेसीमीटर क्यूब है वो किसके इक्वल होता है? लीटर के। किसके इक्वल होता है? लीटर के। क्लियर है? अब 0.5 मोल्स पर लीटर दे दिया, मतलब मोलैरिटी दे दी, उसकी क्या निकालनी है? मोलर कंडक्टिविटी। किसका सॉल्यूशन है? AgNO3 का, जिसकी कंडक्टिविटी कितनी है? 5.76 × 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर। अब की बार कोई दिक्कत नहीं है, एट 298 केल्विन, ठीक है। तो हमारे को दे दिया मोलैरिटी 0.5 मोल्स पर लीटर, कोई दिक्कत नहीं है। कापा दे दिया 5.76 × 10⁻³ क्या दे रखा? साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन पर सेंटीमीटर। कहता क्या निकालने को? मोलर कंडक्टिविटी। अब इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। क्या है क्वेश्चन में? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाई में मोलैरिटी, बस निकाल दो। कापा कितना है? 5.76 × 10⁻³ इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ये तो मतलब होता है ना 10⁻³ का, इंटू 1000 बाई में मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी है? 0.5। 1000 से 1000 गया, कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेट करके आंसर क्या आएगा इसका? ये आएगा, ठीक है, 11.52 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो देखिए यहाँ पे आंसर किस में आया? सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला सेम टू सेम। बट इस क्वेश्चन में मीटर स्क्वायर है। क्या है? मीटर स्क्वायर। तो यहीं पर लॉजिक है, बस आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको कर पाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, जिसके अंदर हमने न्यूमेरिकल्स किए, कंडक्टेंस हमने निकाला, रेजिस्टेंस हमारे को गिवन था, उसके बाद हमने मोलर कंडक्टिविटी निकाली, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाली, सिंपल कंडक्टिविटी निकाले, सेल कांस्टेंट का कंसेप्ट यूज किया, और एक फॉर्मूला भी मैंने करवाया आपको कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इनटू n फैक्टर। उसके न्यूमेरिकल के ऊपर भी मैं उस कंसेप्ट के ऊपर भी मैंने न्यूमेरिकल आपको करवाया है। तो आई होप मैंने काफ़ी सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको करवा दिए हैं। बस अब आप अपने टेक्स्ट बुक के जो न्यूमेरिकल्स उनको ट्राई कीजिए। अगर नहीं आता है तो एक दो बार और अटैम्प्ट करिए उसको, उसके बाद अगर नहीं आता तो बेशक मेरे पास आप कमेंट करके उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं, मैं उसका आंसर या सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, ये पेशेंस के साथ देखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल समझ आए हैं और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक घर पर रहें, सेफ रहें।